गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 5 मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। यूँ तो हम लोग पहले ही संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन वे होते हैं जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन चीज़ों का उपयोग करता है वही क्या है, संसाधन होता है। उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे उपयोग में लाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव संसाधन। तो मानव संसाधन किस तरीके से, कैसे है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ाई अपनी जारी करते हैं। किस जगह कितने लोग रहते हैं इससे वहाँ की आबादी की गणना की जा सकती है। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि किसी जगह पर लोग कितनी संख्या में हैं, उसकी वहाँ की आबादी की गणना करना आसान है। आबादी का संबंध किसी स्थान विशेष से होता है। आबादी का संबंध जो है मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों की संख्या होती है, वहाँ उसका एक क्या होता है, एक संबंध, एक आबादी से संबंध होता है, उसका एक विशेष स्थान होता है। आप अपने बोलचाल की भाषा में कई बार जनसंख्या या आबादी शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे हमारे गांव की जनसंख्या 675 है, अथवा रायपुर जिले की आबादी बस्तर जिले से अधिक है, आदि आदि। इस सारी बातें हम जनसंख्या या आबादी के आधार पर हम प्रयोग में लाते हैं। अगर हम इन वाक्यों पर गौर करें तो पाएंगे कि इनमें किसी न किसी क्षेत्रीय इकाई का जरूर जिक्र किया जा रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रीय इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को हम वहाँ की जनसंख्या या आबादी कहते हैं। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे क्या इकाई क्षेत्र, गांव, शहर, देश, जहाँ पे लोगों की जनसंख्या है, लोगों की आबादी है, उसे एक क्या है, रहने वाले लोग, उसे हम क्या, आबादी या जनसंख्या की श्रेणी में हम उसे रख सकते हैं। जनसंख्या या आबादी का संसाधन के रूप में महत्व तभी है जब मानव की बुद्धि एवं कुशलता का उपयोग समाज के विकास के लिए हो तथा उसकी कार्यकुशलता से कोई ना कोई उत्पादक कार्य पूर्ण होता हो। मतलब यहाँ ये बताया गया कि मनुष्य संसाधन या जनसंख्या का या आबादी का जो संसाधन का जो विशेष महत्व है वह क्या तब होगा जब मानव क्या है, अपनी बुद्धि, विवेक, कुशलता, जिस कार्य को वो कर सकता है उसका उपयोग किसके लिए करेगा, समाज के लिए करेगा, उसके विकास के लिए करेगा, तथा उसकी जो कार्य कुशलता है, उसके में जो कार्य करने की जो क्षमता है वह क्या है, उसे कुशल एक काम करने वाले लोगों में उसे पूर्ण करता है। आगे देखेंगे, किसी जगह की आबादी के बारे में कई सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे देश की कुल आबादी कितनी है, वह हर साल किस दर में बढ़ या घट रही है, लोग वहां औसतन कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं और उसमें महिला और पुरुषों का अनुपात कितना है, बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात क्या है, उनमें उत्पादकों, काम करने वाले लोगों को उत्पादकों का अनुपात क्या है, उनमें नगरों में निवास करने वाले और गांव में रहने वालों का अनुपात क्या है, उनमें साक्षर मतलब जो पढ़े लिखे हों और उच्च शिक्षित, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त लोग कितने हैं, उनमें गरीब कितने और अमीर कितने हैं। यह सब जानकारी हमें कहाँ और कैसे मिलती है? आजकल दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में गणना की जाती है, यानी कि लोगों की गिनती की कितनी संख्या है लोगों की। हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना की जाती है, जिसमें पूरे देश की आबादी की विस्तृत जानकारी दर्ज होती है, जिसमें कितने संख्या में महिला हैं, कितने संख्या में पुरुष हैं, कितने वृद्ध हैं और कितने बच्चे हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी एकत्र की जाती है, तो उसकी एक विस्तृत जानकारी को दर्ज किया जाता है, उसे अंकित किया जाता है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली कब होगी। ये आप लोग काउंट कीजिए कि हर 10 साल में जनगणना होती है, तो 2011 में जनगणना हुई, तो अगला जनगणना कब होगा। अब आगे देखते हैं जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े की जनगणना के माध्यम से क्या क्या आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं या प्राप्त होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। भारतीय जनगणना में लोगों की कुल संख्या, महिलाओं और पुरुषों की संख्या, ध्यान रखिए आप यहाँ पे कि जनगणना में क्या होते हैं, लोगों की
संख्या कितनी है, महिला और पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरह के पेशे से जुड़े हैं, मतलब किसी कार्य से जुड़े हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग कारणों से प्रवास करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए या किसी अन्य कार्य से वजह से इत्यादि ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर हम जनगणना का ग्रामीण एवं नगरीय वितरण, जनसंख्या का घनत्व, मतलब कितना निकलता है वो, विविध कार्य में लगे लोगों की संख्या तथा आबादी के घटने एवं बढ़ने की दर का विश्लेषण, उसका विस्तार करते हैं। इनमें से कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम देखेंगे कि जनगणना के प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन पहलू हैं, वो किस तरीके से आंकड़े निकालते हैं, इसके बारे में देखेंगे। देश की आबादी की क्षमता और जरूरतों को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की जरूरत है। उसके लिए क्या है, आबादी की जो क्षमता है उसे, उसकी जरूरत को समझने के लिए सबसे पहले क्या है, उसके गुणों को, उसकी जो महत्व है उसको जानना सबसे जरूरी है। लोग अपनी शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वो क्या है, अपने ये गुणों के आधार पर वो क्या है, भिन्न भिन्न है। जो यहाँ बताया गया कि शिक्षा के आधार पर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग के आधार पर एक दूसरे से वो कैसे हैं, भिन्न है, अलग अलग हैं। ऐसे में लोगों की इन विशेषताओं को समझना जरूरी हो जाता है। जो उनकी जो विशेषता है उसको समझना बहुत जरूरी है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो उनकी विशेषता है, जो उनकी खासियत है, वो कैसे महत्वपूर्ण होते हैं। कुल जनसंख्या और वृद्धि दर, कुल जनसंख्या और वृद्धि के बारे में देखते हैं। पहले जनगणना की मदद से हम यह जान सकते हैं कि किसी देश, राज्य, जिले, गांव या शहर में कुल कितने लोग रहते हैं। घर घर जाकर पता करने के कारण जनसंख्या का यह आंकड़ा सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। जो जनगणना का सबसे प्रथम पहलू होता है वो क्या है, देश, राज्य, जिले, गांव, शहर, इन जगहों पर क्या है, लोग घूम घर जा करके उनसे पता करते हैं। और जनगणना के जो आंकड़े होते हैं वो सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, विश्वसनीय माना जाता है। इसलिए क्योंकि लोग घर घर जा करके उस जनगणना के जो कार्य हैं उसे पूर्ण करते हैं। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। कि यहाँ पे बताया गया कि जो पिछली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, भारत में 11 में हुई थी, जिसके अनुसार भारत में कुल 1,93,422 यानी 121 करोड़ और 2 लाख लोग थे। 2001 में भारत में 102 करोड़ और 87 लाख लोग थे। इस प्रकार हमारे देश की आबादी पिछले 10 वर्षों में 17.64% बढ़ी है। इससे हम जनसंख्या की वृद्धि दर कह सकते हैं। मतलब इससे क्या हुआ कि बताया गया कि जो आंकड़े निकाले गए या जनगणना की गई थी 2011 में, यहाँ जो बताया गया है कि ये 2011 की जनगणना बताई गई है, जो 121 करोड़ 2 लाख लोग थे जिसमें। तो इसमें क्या है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लोगों की जो जनसंख्या है वो कितनी है और कितनी पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है, ये हमें पता चलता है। तो इससे हमें क्या पता है कि जनसंख्या की जो वृद्धि, इसी को कहा गया है कि हमारे देश की आबादी पिछले 10 वर्षों में कितनी प्रतिशत बढ़ी है, 17.64% बढ़ी है। जो क्या है, 2001 में कितने थे, 102 करोड़ 87 लाख लोग थे जिसमें। तो क्या हुआ है, यहाँ पे जनसंख्या दर बढ़ गया है। अब आगे देखते हैं, पृथ्वी की कुल आबादी का 17.5% भारत में रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की जो कुल आबादी का 17.5% क्या है, भारत में रहता है। भारत से भी अधिक जनसंख्या वाला देश केवल क्या है, चीन है, जहाँ की जनसंख्या अधिक है। जहाँ विश्व की आबादी का कितना प्रतिशत, 20% रहता है। मतलब वहाँ 20% लोग कहें या जनसंख्या कहें या आबादी रहती है। अब देखते हैं
2011 में छत्तीसगढ़ की आबादी कितनी है? 2,55,40,196, यानी 2,55,00,000 से अधिक थी, जो कि देश की कुल जनसंख्या का केवल कितना है? 2% है। मतलब पूरे जो देश में, वर्ल्ड में जितनी जनसंख्या है उसका केवल कितना प्रतिशत है? 2% है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 10 सालाना वृद्धि दर लगभग 22.6% है। भारत के कुल कितने प्रतिशत लोग शहर में और गांव में रहते हैं? यह भी जनगणना से पता चलता है कि कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और कितने लोग शहरी क्षेत्रों में आते हैं। ये भी किसके माध्यम से पता चलता है? जनगणना के माध्यम से ही पता चलता है। आज भारत भी ग्रामीणों का देश है। ग्रामीणों मतलब गाँवों का एक देश है भारत, जहाँ लगभग 59% लोग गांव में रहते हैं और केवल 31%। यहाँ पे जनगणना इतिहास बताया गया है कि आधुनिक काल में प्रथम जनगणना का उल्लेख स्वीडन 1749 ईस्वी में मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित रूप से जनगणना 1790 से शुरू की गई और उसके 80 वर्षों बाद हमारे देश भारत में कितने हैं? 1872 में। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश हमसे करीबन 71 वर्ष पहले ही क्या है, नियमित जनगणना का काम शुरू कर चुके थे। मतलब 71 वर्ष पहले से ही वहाँ जनगणना का जो कार्य चल रहा था वो शुरू हो चुका था। भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में 1865 में जनगणना की स्वीकृति दी। उसी वर्ष जनगणना प्रश्नावली तैयार की गई। 1872 में पहली बार जनगणना की गई, पर इसे पूर्णता के साथ लागू नहीं किया जा सकता था। उसके 9 साल बाद 1881 में पहली बार जनगणना प्रक्रिया को पूर्णता के साथ लागू किया गया। भारत में सबसे नवीन जनगणना 2011 में की गई, जिसके अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 1210.19 लाख थी। पिछली लाइन को हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें लोग शहरों में रहते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश के केवल 17% लोग शहरों में रहते थे। जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश से केवल कितने लोग? 17% लोग शहरों में रहते थे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 60 सालों में भारत में शहरीकरण कितना बढ़ा है। मतलब 60 साल में क्या है, भारत में जो शहरीकरण, जो नए नए शहर बनने लगे, बढ़ने लगे, जनसंख्या भी उसमें बढ़ने लगी। छत्तीसगढ़ की आबादी का कितना हिस्सा शहरों में रहता है? हमारे राज्य के लगभग 23% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 2001 में 20% लोग ही शहरों में रहते थे। ये 2001 की जनगणना के आधार पर बताया गया है यहाँ। अब आगे देखते हैं लिंगानुपात। क्या है लिंगानुपात? लिंगानुपात का अर्थ है, यहाँ बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है कि लिंगानुपात क्या होता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुष में स्त्रियों की संख्या कितनी है। मतलब प्रति 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या कितनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि स्वीडन में लिंग अनुपात 1006 है, जापान में 1057 है और नेपाल में 1073 है, जबकि भारत में यह क्या है 940 है। सामान्य रूप से किसी स्वास्थ्य समाज में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो अगर एक अच्छे समाज की बात करें तो क्या है, अगर किसी समाज में, स्वस्थ समाज में क्या है, महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है तो इसका मतलब है कि वहाँ की बालिकाओं व महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण वे कम जीवित रह पाते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि सामान्य तौर से अगर देखा जाए, अगर बराबर है तो वहाँ की स्थिति कैसी है, स्वस्थ समाज है तो वहाँ महिला और पुरुषों की स्थिति कैसी होगी, बराबर होगी। लेकिन अगर अनुपात कम निकलता है, वहाँ पे क्या है, महिलाओं और पुरुषों की स्वास्थ्य स्थिति या उनके पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में अगर
कम ध्यान दिया जा रहा है तो वहाँ पे जो लोग होंगे वो क्या है, कम जीवित रह पाएंगे। अब आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात कितना है, 940 है। ये आप लोग समझ लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, अपने दिमाग में रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात कितना था, 940। इसका अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 940 ही स्त्रियां हैं। मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, 940 है। ये जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि अनुपात, लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है, वही क्या होगा, लिंगानुपात होगा। जैसे यहाँ पे 1000 में जो हमारे भारत की स्थिति को बताया गया है कितना है, 940 है। इस लिंगानुपात में भी पर्याप्त भिन्नता पाई गई है। जो लिंगानुपात है इसमें भी काफ़ी भिन्नता बताई गई है। इस तरह कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा लिंगानुपात है। जैसे केरल में क्या है, 1084, तमिलनाडु में 995, आंध्र प्रदेश में 991 और छत्तीसगढ़ में 991। वहीं हरियाणा में 877, गुजरात में 912 और राजस्थान में 926 में राष्ट्रीय औसत में भी कम लिंगानुपात हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, लिंगानुपात की स्थिति कहीं कहीं पे क्या है, कुछ राज्यों में ये भारत की स्थिति को बताया गया है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें क्या है, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा क्या है, लिंगानुपात है। मतलब जहाँ हम पढ़े हैं कि लिंगानुपात, आप लोग ध्यान रखिएगा कि लिंगानुपात बोला जाए तो आप समझ जाइए कि वहाँ 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। अनुमान लगा पाते हैं कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर है और इसे सुधारने के लिए हम योजना बना सकते हैं। अगर हम लिंगानुपात में हमें पता चलता है कि 1000 पुरुष में महिलाओं की जितनी संख्या है उसी आधार पर, तो हम उस राज्य की स्थिति, जो महिलाओं की स्थिति कमज़ोर है, उस स्थिति को हम सुधार कर सकते हैं और एक नई योजना के तहत पर कार्य भी किया जा सकता है। लिंगानुपात के आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें बोला गया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बस एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ कि इस यहाँ समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1901 से लेकर के 2011 में भारत में लिंगानुपात की स्थिति को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 900 से लेकर के 1000 में, तो 2011 में क्या थी, हमने पढ़ा कि कितनी है, 940 लिंगानुपात हमें प्राप्त हुआ है 2011 की स्थिति में। अब आगे देखते हैं, आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में लंबे समय से कम हो रही है, जो समाज में स्त्रियों के प्रति बढ़ते भेदभाव की तरफ इशारा करती है। जो क्या है, समाज में हम देख रहे हैं कि जो स्त्रियों की संख्या वो पुरुष के अनुपात में कैसी है, कम होती जा रही है। तो ये क्या है, इसकी वजह क्या है, समाज में जो स्त्रियों के प्रति काफ़ी भेदभाव की ओर इशारा किया है। शिक्षा एवं विकास के मामले में स्त्रियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि इस भेदभाव का प्रभाव सबसे अधिक छोटी उम्र की बालिकाओं पर पड़ रहा है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बालक बालिकाओं का अनुपात कितने में दिखाया गया है, देखिए 1000 में आपको 914 दिखाया गया है, जो 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का अनुपात निकाला गया है। अब आगे देखते हैं, हमने देखा कि देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। मतलब देश के जो राज्य हैं उसके अंतर में जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं वो कैसी है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। जैसे यहाँ केरल, तमिलनाडु आदि को देखें तो वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता, समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका, आर्थिक स्वावलंबन आदि ऐसे कारक हैं जिन्होंने इन राज्यों में लिंगानुपात को उच्च बना रखा है। यहाँ क्या है, जो केरल और तमिलनाडु की स्थिति को हम देखेंगे तो वहाँ की स्थिति कैसी है, वहाँ का जो स्वास्थ्य स्तर है वो अच्छा है, वहाँ सुविधाएं अच्छी उपलब्ध है और समाज में जो महिलाओं की जो भूमिका है वह सक्रिय रूप से वो विभिन्न तरीकों में भाग लेती हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न तरीके से अपनी भूमिका को वो निभा रही हैं। आर्थिक स्वावलंबन का मतलब अपना कार्य, जो स्वयं कार्य करने की क्षमता आदि जैसे ऐसे कार्य हैं जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ की जो लिंगानुपात है वह उच्च बना करके रखा है।
इसके विपरीत देश के कुछ ऐसे भी हैं जहां यह अनुपात चिंतनीय दशा में पहुंच गया है, मतलब सोचनीय स्थिति, चिंता करने की जरूरत है। उत्तर एवं पश्चिम भारत के अधिकांश राज्यों मसलन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में पितृ प्रधान समाज महिलाओं के लिए उपलब्ध कम आर्थिक अवसर, ऐतिहासिक काल से चली आ रही असमानता आदि कारकों के चलते लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम होता जा रहा है। मतलब यहाँ स्थिति क्या है, उत्तर एवं पश्चिमी भारत की स्थिति को बताया गया है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या है, महिलाओं को उतनी दर्जा या उतनी प्राथमिकता उन्हें नहीं दी जाती। जो उनका आर्थिक स्तर है वो देखें, और साथ ही साथ जो ऐतिहासिक, जो प्राचीन काल से चली आ रही है वो असमानता की वजह से महिलाओं या स्त्रियों को काफ़ी हद तक झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय औसत पर कम होता जा रहा है। यह कम है 2011 के आंकड़े के आधार पर हम देखें तो। अब आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति अन्य राज्य की तुलना में बेहतर है। यहाँ बताया गया कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो अन्य राज्य की तुलना में बेहतर है, अच्छी है। यहाँ लिंगानुपात कितना है छत्तीसगढ़ में, 991 है। बस्तर जैसे प्रायः जनजाति बहुल जिलों में लिंग अनुपात 1000 या उससे भी अधिक है। बस्तर जैसे क्षेत्रों की जहाँ जनजाति जो बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं उन जगह में क्या है, लिंगानुपात जो बताया गया है वो अधिक है, जबकि बिलासपुर जैसे मैदानी जिलों में अपेक्षाकृत कैसा है, कम है। वहाँ का जो लिंगानुपात है वो कम है। लेकिन यहाँ भी 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात लगातार गिर रहा है। यहाँ पे जो कितने वर्ष से बताया गया है कि जो मैदानी क्षेत्रों में है उसमें 0 से लेकर के 6 आयु वर्ग के बच्चों में क्या है, लिंगानुपात जो स्थिति है वो गिरता चला जा रहा है। 1991 में 984, 2001 में 975 एवं 2011 में 964 लिंगानुपात रहा है। ये 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिंगानुपात को प्रदर्शित किया गया है। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार हमारे प्रांत के लिंगानुपात के आंकड़े एक तरफ जहां महिलाओं की स्थिति अच्छी स्थिति का बयां करती है, तो दूसरी तरफ 0 से 6 आयु वर्ग के आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ भी पिछले पहले ये इस लाइन को समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कुछ जगहों पे महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 0 से लेकर 6 तक के बच्चों की आंकड़ों की ओर नज़र डालें तो वहाँ की स्थिति कैसी है, बहुत ही नाजुक है। उनकी जो स्तर है लिंगानुपात का वो कम होता जा रहा है। आगे हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, दशकों में बालिका शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है और इस आयु वर्ग के लिंगानुपात में कमी आती जा रही है। इन आंकड़ों से एक और लग रहा है कि महिलाओं व बालिकाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर हो रही है। कुछ आंकड़ों के आधार पर देखा गया कि जो महिला और बालिकाओं की स्थिति है वो समाज में काफ़ी बेहतर हो रही है, मगर साथ साथ आधुनिक तकनीक के गलत उपयोग से बालिकाओं को पैदा होने से ही वंचित किया जा रहा है। किसकी वजह से, आधुनिक तकनीक के गलत उपयोग की वजह से जो बालिका हैं या लड़कियां हैं वो पैदा होने से क्या हो जा रही है, वंचित हो जा रही हैं वो। अब यहाँ देखेंगे हम आयु संगठन, जिसमें क्या है, बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात को हम देखेंगे। विश्लेषण के लिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या को 3 विस्तृत आयु वर्ग में बांटा जाता है। किसमें, पहला बालक वर्ग, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग, 3 वर्गों में इसे बांटा गया है। किसी भी समाज में अधिकतम उत्पादक क्षमता युवा वर्ग में होती है। जो युवा वर्ग होता है वह क्या है, अधिक कार्य करने की उसमें क्षमता अधिक होती है। जो क्या होता है, घरों, खेतों, कारखानों व दफ्तरों में काम कर सकता है। बच्चे और बूढ़े प्रायः उन पर आश्रित होते हैं। जो किस पर, युवा वर्ग पर, जो क्या है, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है वो उसमें क्या है, बच्चे और बूढ़े ज़्यादातर उन पर निर्भर करते हैं। बच्चे भविष्य के उत्पादक बनेंगे, मतलब भविष्य में वो जो कार्य होंगे उसे करने के लिए वो बनेंगे और उन्हें उस भूमिका के लिए तैयार करना होता है। उन्हें तैयार किया जाएगा अगले भविष्य के लिए। दूसरी ओर वृद्धजनों के लिए सहायक के विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। जो बुजुर्ग होते हैं, एक तरफ देखें तो हम बच्चों को, और दूसरी तरफ वृद्धजनों जो बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए क्या है, सहायता की आवश्यकता होती है और उन्हें क्या है, ऐसी सुविधा देने ज़्यादा जरूरत हो जाती है।
इस तरह की नीति निर्माण के लिए यह जानना जरूरी है कि देश व प्रदेश में आबादी की आयु वर्ग का वितरण कैसा है। तो चलिए हम देखेंगे कि इनका वितरण कैसे और किस आधार पर किया गया है। चलिए देखते हैं बालक बालिका वर्ग। पहला हम देखेंगे, इस आयु वर्ग में 15 साल से कम उम्र को शामिल किया जाता है। सामान्य रूप से इस वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं। जो क्या है, इसमें देखते हैं कि इस आयु वर्ग में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है, जो क्या है दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं, मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं और इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति आदि की व्यवस्था दूसरे वर्गों के लोग करते हैं। आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के लोगों को क्रियाशील नहीं माना जाता। हालांकि बहुत सारे क्षेत्र में बाल श्रमिक की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता है। ये जो छोटे वर्ग बालक बालिका का जो वर्ग यहाँ बताया गया है वो क्या है, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपनी जो आर्थिक दृष्टि या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्रियाशील नहीं होते। हालांकि क्या यहाँ ये भी बात बताया कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, बाल श्रमिक की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या है बाल श्रम जैसे कार्य कर रहे हैं, उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं युवा वर्ग। इस वर्ग में 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग आते हैं। गौर करेंगे तो पाएंगे कि यह आयु वर्ग सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग होता है। जो युवा वर्ग होता है वो कैसा होता है, सर्वाधिक ज़्यादा ही क्रियाशील होता है, मतलब किसी कार्य को करने की क्षमता। और अक्सर इस आयु वर्ग पर ही अन्य दोनों आयु वर्ग के लोग, बालक और वृद्ध, आश्रित रहते हैं। बालक और वृद्ध जो है वो उन पर निर्भर रहते हैं। यह वर्ग अधिक गतिशील भी होता है। रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज़्यादा प्रवास इसी वर्ग के लोग करते हैं। इसी वर्ग के लोग करते हैं, मतलब युवा वर्ग के लोग ज़्यादातर प्रवास करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अधिक गतिशील होते हैं और साथ ही वो कैसे होते हैं, युवा होते हैं। अब हम देखेंगे वृद्ध वर्ग। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। इस उम्र के बाद लोगों की क्रियाशीलता में कमी आने लगती है, मतलब क्रियाशीलता जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और इस वर्ग के अधिकांश लोग जो नौकरी पेशा नहीं है और जिनका कोई मजबूत आर्थिक आधार नहीं है, अपनी ज़रूरतों के लिए युवा वर्ग पर आश्रित रहते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि जो बुजुर्ग की बात बताई कि जो नौकरी पेशा नहीं है तो वो क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, क्या है अपनी आर्थिक स्थिति पर वो करने के लिए कमज़ोर रहते हैं, इसलिए वो किस पर, युवा वर्ग पर वो निर्भर हो जाते हैं। किसी भी देश के आयु विन्यास को दर्शाने के लिए सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। पिरामिड के आधार पर हम जनसंख्या है उसे बेहतर हम समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे भारत के आयु पिरामिड को आरेख भारत 2014 में देखें। इसमें प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में महिला और पुरुषों की संख्या दी गई है। आप देख सकते हैं कि भारत में 2014 में बच्चों और युवाओं का अनुपात वृद्ध की तुलना में कैसा है, अधिक है। किसके अनुपात में, 2014 में बताया गया कि बच्चों और युवाओं का जो अनुपात है वो वृद्धों की तुलना में अधिक है। उसमें भी 20 वर्ष की आयु से कम लोगों का अनुपात अन्य किसी आयु वर्ग से कैसा है, अधिक है। इसका मतलब है कि अगले 20 वर्ष तक भारत में उत्पादक कार्य करने वाले उम्र के लोगों की कमी नहीं आएगा। मतलब 20 वर्ष तक भारत में जो उत्पादक कार्य करने वाले जो लोग हैं उन लोगों की कमी या समस्या देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही वृद्धों की संख्या कम होने के कारण अर्थव्यवस्था पर कम भार पड़ेगा। वृद्धों की संख्या कम है जिसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था का भार है वह कम होगा। लेकिन अगर हम महिला और पुरुषों वाले स्तंभ की तुलना करें तो पता चलता है कि आने वाली युवा पीढ़ी भी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम होने वाली है। किसकी तुलना में, युवा पीढ़ी में महिलाओं की संख्या किसकी है, पुरुषों की तुलना में क्या हो जाएगी, कम होने वाली है। क्योंकि 8 साल से कम उम्र के बच्चों में बालिकाओं का अनुपात कैसा है, कम है। 8 साल की उम्र के जो बच्चे हैं में जिसमें क्या है, बालिकाओं का अनुपात कैसा है, कम है, बालिकाओं की संख्या कम है। अगर हम भारत के इस आरेख की तुलना पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के आरेख में करेंगे, जैसे यहाँ एक आरेख के माध्यम से दिखाया गया है कि देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जनसंख्या प्रतिशत दिखाया गया है। पश्चिमी अफ्रीका, भारत और क्या है, पश्चिमी यूरोप। इधर यहाँ पे आयु वर्ग दिखाया गया है जिसमें आप 0 से 4 से लेकर के यहाँ पे
तक की आयु का दिखाया गया है, जिसमें आप लोग पिरामिड के आधार पर देख सकते हैं कि उनकी संख्या कितनी है। तो आप लोग एक तरफ पुरुषों का दिखाया गया है और एक तरफ महिलाओं की स्थिति को दिखाया गया है। तो किस तरीके से ये उनकी आयु में कहीं वृद्धि हो रही है तो कहीं कम आ रही है। जैसे कि यहाँ पे पश्चिमी यूरोप में दिखाया गया है एक स्थिति की बात। यहाँ क्या है, महिलाओं और पुरुषों की संख्या क्या है, बढ़ती चली जा रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, यहाँ पुरुषों की स्थिति कम होती जा रही है, लेकिन महिलाओं की स्थिति कैसी होती जा रही है, अधिक होती जा रही है। तो क्या है, हमने जैसे पढ़ा कि किस तरीके से महिलाओं की स्थिति है वो कहीं अधिक तो कहीं ज़्यादा, वो चीज़ें क्या है, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है। अब आगे देखते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के आरेख से पता चलता है कि वहाँ से आधे से अधिक आबादी की उम्र 20 वर्ष से कम है। वहाँ 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग 12% से भी कम हैं। यह एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है जहां अधिकतर लोग 50 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। इसकी तुलना पश्चिमी यूरोप से करें तो एक और चिंताजनक बात उभरी है। यूरोप में आप देख सकते हैं कि लगभग 35% लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, लेकिन अगर हम वहां बच्चों की दशा को देखें तो पाते हैं कि वहाँ लगातार बच्चों का अनुपात कम होते जा रहा है। अर्थात पश्चिमी यूरोप में अधिक लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, मगर वहाँ इतने कम बच्चे पैदा होते हैं कि आने वाले दशकों में वहाँ की आबादी कम हो जाएगी और धीरे धीरे वृद्धजन अधिक हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रही है, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वहाँ वृद्धों की संख्या अधिक हो जाएगी और बच्चों की संख्या क्या है, कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, पश्चिमी यूरोप में की स्थिति को बताया गया है। एक समय क्या है कि वहाँ लोगों की उम्र अधिक होती है, लेकिन वहाँ बच्चे कैसे होते हैं, कम पैदा होते हैं, इसकी वजह है। अब आगे देखते हैं, पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के बीच इस अंतर के कई कारण हो सकते हैं। पहला यह कि यूरोप में आय और स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी है कि ज़्यादातर लोग अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं। ये क्या है, पश्चिमी अफ्रीका और यूरोप के बीच के अंतर को बताया गया कि यूरोप में आय और स्वास्थ्य सेवा बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं। जबकि अफ्रीका में गरीब और कमज़ोर स्वास्थ्य सेवा के चलते लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं। ये क्या की स्थिति को बताया गया, अफ्रीका की स्थिति को। बाल मृत्यु दर वहाँ काफ़ी अधिक है। बाल मृत्यु दर मतलब छोटी उम्र में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप में आर्थिक समृद्धि के चलते लोग बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। मतलब वहाँ दूसरी तरफ हम पश्चिमी यूरोप की स्थिति को, तो वहाँ आर्थिक समृद्धि की वजह से क्या है, बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। या इस समस्या को देखते हुए कई यूरोपीय देशों में बच्चे पालने के लिए विशेष प्रोत्साहन और राज्य की मदद दी जाती है, जिससे बच्चों का लालन पोषण किया जा सके। इसके लिए क्या है, प्रोत्साहन भी की जा रही है और राजकीय के तौर से मदद भी की जा रही है, जिससे बच्चों को रखा जा सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोगों के होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है, किंतु 0 से 6 आयु में यह 914 है। इसके क्या कारण हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।